हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं, अगर इस क्वेश्चन के बारे में आपको विस्तार से जानकारी चाहिए तो। ठीक है, हम पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है वो हम हल करेंगे। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, आज के आधुनिक समय में पेपरों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सुमेलित करने के लिए सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन है, मेरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करें। इसका जो आंसर है कूट भाषा, ठीक है, ये इसके आंसर हैं ABCD। इनके जवाब आप हमें, यानी इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को हम हल करके देखेंगे कि भाई किस प्रकार से क्वेश्चन हल होगा और इसके कौन सा आंसर इसका सही होगा। ठीक है, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो इसमें पूछा गया है जूनागढ़, ठीक है, मंदसौर, जोगढ़ और मेहरौली, ये वो साक्ष्य यानी तथ्य हैं जो कि इन राजाओं से संबंधित हैं। ठीक है, तो हमें ये जानकारी, इसमें हमें ये खोजना है कि कौन कौन सा अभिलेख या स्तंभलेख या शिलालेख कौन से राजा का है। ठीक है, और मैं जो आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कि इनके अलावा कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण वाक्य हैं जो कि इन्हीं स्तंभलेखों से या शिलालेखों से पूछे जाते हैं। ठीक है, उनके बारे में भी हम जानकारी और चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। जूनागढ़, जूनागढ़ किसका है? तो जूनागढ़ जो लेख है वो सभी आप लोग जानते होंगे कि रुद्रमा दमन जी का है। ठीक है, उसके बाद में आप सभी लोग को पता है कि मंदसौर लेख जो है वो कुमारगुप्त का है। ठीक है, तो पहले जानकारी लेते हैं इनकी। भाई पहला जो अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, तो कौन था? रुद्रमदमन, है ना। वंश कौन सा? नहपान वंश, रुद्रमदमन नहपान वंश। ठीक है, इसके शासन का समय कितना है? 130 ईस्वी से 150 ईस्वी। ठीक है, कहां का है? जूनागढ़ अभिलेख। लेकिन इस जूनागढ़ अभिलेख में हमें और क्या क्या जानकारी मिलती है? वो ये मिलती है, जूनागढ़ अभिलेख में जो जानकारी मिलती है ये कृषि से संबंधित लेख है। कृषि से, सिंचाई के लिए व्यवस्थित किया गया लेख, लेकिन किया कितने था उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये जो है मौर्य काल का है। अब आप कहेंगे भैया मौर्य काल, मौर्य का जो समय है चंद्रगुप्त मौर्य का वो 321 ईस्वी में है, और स्कंदगुप्त जी ने भी इस अभिलेख में थोड़ा सा विस्तार किया था। तो मैं उन तीनों के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। नंबर 1, इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है केवल पूछा गया है रुद्रमद दमन जी के बारे में। ठीक है, तो जूनागढ़ अभिलेख रुद्रमद दमन से संबंधित है। इसका समय 130 ईस्वी से 150 ईस्वी इसका शासन है, यानी इसके शासन के दौरान इसका निर्माण हुआ था। और क्या है, लेकिन मैंने वो जानकारी भी आपको दी है कि ये मौर्य काल में बना था। क्यों बना था? कि सौराष्ट्र का गवर्नर था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन एक अधिकारी था। अधिकारी यानी वो गवर्नर कौन था? उसका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य। ठीक है, ये वो गवर्नर है जिसने इसका निर्माण करवाया था। अब रुद्रमदमन ने क्या करा था? रुद्रमदमन ने इसकी मरम्मत करवाई। सॉरी मैं गलत लिख गया, ठीक है ना, मरम्मत करवाई। ठीक है, इसमें जो महत्वपूर्ण जो वाक्य है देखो, रुद्रमदमन का शासन 130 से 150 था। मौर्य काल में ये सुदर्शन झील बनी थी। सुदर्शन झील जूनागढ़ अभिलेख में जो साक्ष्य जो तथ्य मिलते हैं इसमें बना था सुदर्शन झील का निर्माण
इसमें जो है सुदर्शन झील के बारे में जानकारी है, जो कि सिंचाई से संबंधित है। किसने बनवाई थी? मौर्य काल में बनी थी। बनाने वाला जो गवर्नर था वो सौराष्ट्र का पुष्यमित्र वैश्य था। ये अब रुद्रम दमन ने इसमें क्या चीज कराई? ये विशुद्ध संस्कृत का, कौन सा? शुद्ध संस्कृत, शुद्ध संस्कृत का अभिलेख है। ठीक है, लेकिन अब यहां पर भी एक चीज जान लीजिए कि ये संस्कृत भाषा में है और रुद्रम दमन के समय का सबसे लंबा अभिलेख है। ठीक है, और इसमें क्या है, यहां से एक चीज सामने आती है कि रुद्रम दमन के इस जूनागढ़ अभिलेख से पहले जितने भी अभिलेख थे वो सब प्राकृत भाषा में और दूसरी भाषाओं में थे। लेकिन इसके बाद में जितने भी अभिलेख हैं, इनके बाद में क्या होता है? संस्कृत भाषा का, इसका संस्कृत भाषा में लेख सबसे ज्यादा लिखे जाते हैं। तो ठीक है, वो भी यहीं से होता है। ठीक है, समझ में आई? तो अब आप यहां पर समझ लीजिए, तो ये क्या है? संस्कृत भाषा में, आपकी समझ में आगे होगी। दूसरा, इसमें क्या है? चांदी के सिक्के चलाए, चांदी के सिक्के। ठीक है, तो ये जानकारियां हमें इस जूनागढ़ अभिलेख से मिलती हैं, जो कि रुद्रम दमन का है। इसके बाद में इस अभिलेख में स्कंदगुप्त जी ने भी सहयोग किया था। तो कहां से? यानी मौर्य काल, फिर रुद्रम दमन का काल, फिर स्कंदगुप्त का काल। ये वो इसमें महत्वपूर्ण वाक्य हैं अभिलेख के अंतर्गत, जो कि पेपरों में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जानकारी। अब देखो, मंदसौर अभिलेख किसका है? कुमारगुप्त का। कुमारगुप्त का शासन कब था? 54। ठीक है, यानी 415 से लेकर 454 ये इसका शासन था। इसने क्या करा था? मंदसौर जो अभिलेख है किसमें है? मालवा। क्या है? मालवा में। ये भी हमें स्थान के बारे में पता चल गई। इसका जो दूसरा नाम क्या है? दसपुर। इसे दूसरे नाम यानी दसपुर के नाम से भी जाना जाता है। मैं वो हर तथ्य की जानकारी देने की कोशिश करूंगा जिनके आधार पर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही वो वाक्य है जो कि घुमा फिरा के एग्जामिनर पूछता है। ठीक, अब दिसपुर भी है, इसमें और क्या जानकारी मिलती है? तो इसमें कुमारगुप्त ने जो विक्रम संवत चलाई थी, विक्रम संवत यानी 529 ईस्वी की तिथि मिलती है। क्या? 529, उस समय क्या था? 473 ईस्वी। क्या है ये? तिथि मिलती है। और क्या मिलता है इसमें जानकारी? वो ये मिलती है, ये जो मंदसौर अभिलेख है, ये अभिलेख न होकर प्रस्ती के रूप में है। प्रस्ती के रूप में कौन सा है? कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख जो है वो प्रस्ती है। क्या है? प्रस्ती है। और भारत में, याद रखना, भारत में विज्ञापन करने की, यानी अगर ये प्रस्ती के रूप में ये जो जानकारी मिलती है, क्योंकि हमारा जो इतिहास हमें मिलता है वो प्रस्तियों, अभिलेखों, सिक्कों, विदेशी यात्रियों के वर्णनों, ठीक है ना, स्मारकों, ठीक है, इन्हीं चीजों से ज्यादातर मिलता है, साहित्य से, ठीक है ना, इनसे मिलता है। तो इसमें और क्या जानकारी है? पहला ये प्रस्ती रूप में है। दूसरा ये कि भारत में अगर बात करें तो भारत में विज्ञापन करने की, यानी इस तरीके के अगर किसी राजा ने ये चीज दी है तो उसकी ये पहला प्रतिरूप है विज्ञापन का। ठीक है, और इसमें क्या मिलता है? इसके लेखों में मिलता है कि उस समय जो राज्यपाल था, राज्यपाल कौन था? इसका जो राज्यपाल था वो था बंधु वर्मा। इसमें बंधु वर्मा का हमें उल्लेख मिलता है और सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख। ठीक है, सूर्य मंदिर के निर्माण का। तो ये जानकारियां हमें इसमें और ज्यादा मिलती हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। बात करते हैं अशोक जी के बारे में कि अशोक का कौन सा अभिलेख है। तो ये जोगढ़ का जो अभिलेख है ना, जोगढ़, वो अशोक का अभिलेख है।
भैया समय कौन सा था इसका, तो इसका जो समय था अशोक का वो 272 और 73 मिलता है, 272 ईस्वी से मिलता है। ठीक है, लेकिन ये जो बना था जोगढ़ जो अभिलेख है, अब यहां पर समझने की कोशिश करना भाई मेरे प्यारे साथियों। अगर आपकी ये आपको अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट में इसका जवाब दे सकते हैं, और इसके बारे में विस्तार से जानकारी चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अशोक का जो शासन का समय था वो 272 ईस्वी था। ठीक है, जोगढ़ का इसका हमें जो मिलता है, जोगढ़ जोगढ़ अशोक जी के द्वारा, इनके समय के द्वारा निर्मित था। कब था, जब ये था 261 ईस्वी का। ठीक है, अब इसमें भी और महत्वपूर्ण वाक्य क्या है, महत्वपूर्ण वाक्य कि ये जो जोगढ़ है ना, जोगढ़ 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 और धौली, यहां पर समझना मेरे प्यारे साथियों मैं क्या समझाने की बात कर रहा हूं, कि जोगढ़ और धौली से हमें अशोक के 2 शिलालेख मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 2 मिलते हैं, और वो भी क्या मिलते हैं, पृथक 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 वृहत पृथक वृहत शिलालेख। ठीक है, ये पृथक वृहत शिलालेख हैं, और पहले शिलालेख में 2 हैं। ठीक है, एक जोगढ़ और धौली। धौली को क्या, जोगढ़ को क्या कहते हैं, संपा, क्या था, समापा। ठीक है, और धौली को तोसली। अगर आपको ये समझ में आ रहा हो तो जोगढ़ को संपा के नाम से जाना जाता है और धौली को तोसली के नाम से। ये वृहत शिलालेख है। प्रथम वृहत शिलालेख में अशोक ने कहा था कि भाई सभी प्रजा, सभी मनुष्य मेरी संतान है, अगर वो धम्म का पालन करेंगे तो वो उन्हें अच्छा व्यवहार दिया जाएगा, धम्म का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें मैं दंड भी दूंगा। ठीक है, इन्होंने कौन सा अधिकारी, अंतर्वाहिक एक अधिकारी नियुक्त किया जो कि इसका निरीक्षण करेगा, और हर 5वें वर्ष वो धम्म के स्थानों पर घूमेगा। ठीक है ना, और हर तीसरे वर्ष में कहां पर, बोध गया, जहां पर भगवान बुद्ध थे वहां का निरीक्षण करेगा। प्रथम शिलालेख में यह जानकारी थी। दूसरा जो वृहत शिलालेख है, ये जो शिलालेख है ना जोगढ़ वाला, ये जोगढ़ अशोक का दूसरा वृहत शिलालेख है। इसमें जो जानकारियां मिलती हैं अशोक जी के बारे में, कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, 261 ईस्वी में कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक के कितने थे, अशोक के जो भाग थे साम्राज्य के वो 5 भाग थे, 5 भागों में अशोक का साम्राज्य थे। ठीक है, 5 भागों में अशोक का साम्राज्य था। 5वां भाग जो था वो था कलिंग। ठीक है, 5वां भाग क्या था, कलिंग। 5वां भाग कलिंग था, और कलिंग के अंतर्गत समापा और तोसली 2 मंडल थे, 2 मंडल। ठीक है, तो संपा और तोसली 2 मंडल थे। इसमें इसने किसकी नियुक्ति की थी, व्यवहारिक, क्या, इसने अधिकारी कौन था, वया यहां पर समझना, ये जो था व्यवहारिक, व्यवहारिक क्या था, ये अशोक का अधिकारी था। अधिकारी क्यों था, क्योंकि इस शिलालेख में, जोगढ़ वाले वृहत शिलालेख में जो जानकारी है वो ये कि इसने व्यवहारिक से सीधा निर्देश दिया था कि आप धम्म की सभी कठिनाइयों को, सभी यानी अच्छाइयां का व्यवहार से उसका निरीक्षण करेंगे और धम्म की कठिनाइयों को दूर करेंगे। इससे कहा था अपने अधिकारी से, यानी समापा और तोसली पे ये जो मिलते हैं, इनमें ये चीजें वर्णित हैं अशोक की,
कि आप जितने भी धम्म की अच्छाइयां हैं उनका निरीक्षण करेंगे, ठीक है, और जितनी कठिनाइयां हैं उनको दूर करेंगे। तो ये जो शब्द मिलते हैं ये जोगढ़ शिलालेख यानी अशोक के शासन के दौरान मिलते हैं। कलिंग के अंतर्गत दो उसके मंडल थे कलिंग में ही, ठीक है, समापा और तोसली। जोगढ़ को समापावी के नाम से जाना, धौली को तोसली के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं मेहरौली की। मेहरौली का किसने बना? मेहरौली का चंद्र का, ठीक है। मेहरौली स्तंभ लेख किसका है? चंद्र का ये स्तंभ लेख है। इसमें जो जानकारी मिलती है देखो भैया क्या मिलती है कि 380 ईस्वी में इसका जो शासन का समय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का ये स्तंभ लेख है, ठीक है। इसमें चंद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है, ठीक है ना, विजयों का वर्णन, ठीक है। इसमें चंद्रगुप्त की विजय का वर्णन, ठीक है। एक तो चंद्रगुप्त का शासन 380 ईस्वी उस समय और विजय का वर्णन है। दूसरा इसमें क्या है? इसमें चंद्रगुप्त के नाम राजश्री, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, विक्रमांक, देवगुप्त, ये चंद्रगुप्त के नाम मिलते हैं। दूसरा और इसमें क्या मिलता है कि इसने जो महत्वपूर्ण वाक्य है, इसने सिंधु सिंधु पार करी, ठीक है। इसने सिंधु पार करके, देखो सिंधु पार करके तो इसने वाहिलिकों को और पूरब में बंगों, ठीक है ना। यहां पर समझिए कि देखो इसने सिंधु पार करके तो वाहिलिकों और पूरब में इसने क्या? पूरब में इसने बंगों को हराया, ठीक है, बंगों को हराया। और अपना विवाह किससे किया? अपना विवाह, ठीक है ना, नागवंश की कन्या थी कुबेर नागा। अपना विवाह इसने कुबेर नागा से किया और अपनी पुत्री का जो विवाह था, पुत्री कौन थी इसकी? प्रभावती, इसकी पुत्री थी प्रभावती। इसका जो विवाह किया था वो वाकाटक वंश का राजा था। कौन था? रुद्रसेन द्वितीय, ठीक है। प्रभावती का इसने जो विवाह किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, वो रुद्रसेन द्वितीय से, जो कि वाकाटक वंश का राजा था, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो आपके स्तंभ लेख हैं, ठीक, इनमें इनके अलावा यानी मिलान के अलावा बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण वाक्य हैं जो कि पेपरों में पूछी जाती हैं। मुझे ऐसा लगा कि वो सारी जानकारी आपको होनी चाहिए तो वो मैंने जानकारी दी। इनसे संबंधित क्वेश्चन और भी एक बनता है कि इन्हें क्रम वाइज लगाइए। किसको? समय को। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आएगा अशोक। क्यों? क्योंकि उसका 272 है ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व है समय, ठीक। उसके बाद में आता है चंद्रगुप्त नहीं, रुद्रमादमन। उसका जो समय है वो 130 से 150 यानी 130 से 150 ईस्वी है। उसके बाद में जो समय आता है वो चंद्रगुप्त का, वो 380 ईस्वी, ठीक है। उसके बाद में कुमारगुप्त का यानी 415 ईस्वी। तो मेरे प्यारे साथियों, कभी कभी जो क्वेश्चन पेपरों में आते हैं वो मिलान के बाद में इस तरीके से आ जाते हैं कि इन्हें क्रम वाइज रखिए, इस तरीके से होंगे, और इनके शासन के अनुसार क्रम में रखिए। तो देखो मैंने क्रम के अनुसार भी ये आपको बताया कि भाई क्रम के अगर अनुसार रखें तो वो किस प्रकार से रखे जाएंगे। अब इस प्रकार मेरे प्यारे साथियों देखिए कि जूनागढ़ रुद्रमादमन, मंदसौर कुमारगुप्त, जोगढ़ अशोक और मेहरौली चंद्र से संबंधित है। अब ऑप्शन में इसका आंसर कहां होगा? ए का 3, ऑप्शन में कहां ए का 3? यहां पर। बी का 1 वो भी यहां पर है,
सी का 2, सी का 2, यहां पर देखो गलती से 3 है तो मुझे लगता है यहां 2 ही है। सी का 2 और डी का 4, तो डी का 4 यहां पर है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन पेपरों में भी पूछे जाते हैं।